पेपर ए है और पेपर बी दोनों मिलके बना रहा है सोशियोलॉजी। मेरे हिसाब से, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 1-1.5 साल में अपनी पूरी तैयारी को कंप्लीट करके 1 साल घर पे दो, ताकि आप एग्जाम में रेडी हो सकें। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें हेल्प कहाँ पे करें। बात कर रहे हो आप कंटेम्परेरी सोसाइटी की और डाटा दे रहे हो 30 ईयर्स। नॉलेज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के टाइम पे। उस नॉलेज को किस तरीके से प्रेजेंट करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। द टॉपिक ऑफ प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन रिलेटेड इश्यूज, ट्राइबल्स, तो ये वाले जो टॉपिक्स जब आप देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि जो पेपर बी का हमारा सिलेबस है, इट्स मोर लाइक ए जर्नल स्टडीज। आप लोगों के लिए ये क्लियर हो जाएगा वेदर यू हैव टू गो विद दिस ऑप्शनल और नॉट। और जितने तेजी से आपकी ये क्लियरिटी होगी, इतने तेजी से आप लोग एग्जाम के लिए रेडी रहेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उनका जनरल स्टडीज कंप्लीट हो जाता है और वो इस टाइम पीरियड में इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ऑप्शनल क्या रखें। और फिर पहले उनका जनरल स्टडीज 1 साल, वो 1-1.5 साल उसमें देते हैं, उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि अब हम ऑप्शनल में जाएंगे। मेरे हिसाब से, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जब आपका जनरल स्टडीज का सिस्टम चल रहा है, रन कर रहा है, तो पैरेलल में आपका ऑप्शनल साथ में होना चाहिए। 1-1.5 साल में अपनी पूरी तैयारी को कंप्लीट करके 1 साल घर पे दो, ताकि आप एग्जाम में रेडी हो सकें। तो इसलिए आज ओरिएंटेशन सेशन रिलेटेड टू द ऑप्शनल दैट इज अ सोशियोलॉजी, इसलिए ताकि आज से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। इस ओरिएंटेशन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जितेंद्र सिंह, और मैं इस फील्ड में पिछले 10 से 11 साल से जुड़ा हूँ एंड आई एम ए रिसर्च स्कॉलर इन सोशियोलॉजी। तो ओवर द ईयर्स बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी सिलेक्शंस सोशियोलॉजी में हुई, ठीक है। और हमारे रिसेंट में हमारे केएस के जो बैच के जो रिसेंट बैच है, उसमें 2 से 3 बच्चे थे जो टॉप पे हैं, जो ऑप्शनल सोशियोलॉजी रखे हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये मिथ भी होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं मिलने के लिए नीचे कि सर सोशियोलॉजी में मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द वर्कशॉप ये मिथ को डिसमेंटल कर दे रहा हूँ कि सिर्फ सिलेक्शन नहीं हो रहा है सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ, एट द सेम टाइम 4th और 5th टॉपर जाके देख लेना जो लेटेस्ट केएस बैच के, ठीक है। श्रीधर शर्मा और श्रुति शर्मा, इन दोनों का देख लेना। ये दोनों सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के, और श्रुति शर्मा का तो इससे पिछला वाला जो केएस था उसमें भी सोशियोलॉजी में इंटरव्यू में ड्रॉप हुआ था, ठीक है। तो ये थॉट अपने माइंड से क्लियर रख दीजिए कि हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स छोड़िए, बच्चे टॉप कर रहे हैं केस में। और यूपीएससी का तो डेटा आप सब लोगों के पास अवेलेबल है, सब लोगों को पता है। यूपीएससी में 3-4 ऑप्शनल्स ऐसे हैं जो सबसे प्रिय हैं, और उनमें सोशियोलॉजी का जो ऑप्शनल है वो सबसे वन ऑफ द प्रिय सब्जेक्ट माना जाता है। तो उसमें भी सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए हूँ ताकि आपकी वो जितने भी छोटे छोटे डाउट्स हैं ना, वो क्लियर हो जाएंगे कि क्या सब्जेक्ट है, करना क्या है इसमें, स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी, किस तरीके से हमने चलना है, चाणक्य आपको क्या प्रोवाइड करेगा और किस तरीके से हमारा कोर्स ऑफ एक्शन चलेगा, हम उस चीज़ों को समझेंगे। मैं इस स्टेटस के साथ इस ओरिएंटेशन क्लास को स्टार्ट करूंगा कि किसी को कुछ सोशियोलॉजी के रिलेटेड नहीं पता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हो सकता है बहुत सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हों, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नहीं पता किसी को कुछ ऑप्शनल के बारे में और सोशियोलॉजी के बारे में, और हमें क्या करना है, हमारा रोड मैप क्या है, पूरा इसको डिसाइड करेंगे, देखेंगे यहाँ पे और डिस्कस करेंगे। देखिए, एज ए सब्जेक्ट दैट इज अ सोशियोलॉजी, जब हम इसको देखते हैं तो सबसे पहली बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए सबसे पहले समझना, दैट इज इसका करिकुलम, इसका सिलेबस क्या है। कितने बच्चे हैं इस क्लास के अंदर जिन्होंने इस क्लास पे एंट्री से पहले देखा है कभी सिलेबस सोशियोलॉजी का? कभी नहीं, किसी ने नहीं, ठीक। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स, ठीक। अगर हम ऑप्शनल, कोई भी ऑप्शनल को उठा के देखें, उसके हमेशा 2 साइड आपको देखने को मिलेंगे। एक उसका ए साइड मिलेगा, दैट इज अ पेपर ए, एंड देन वी हैव द सेकंड वन दैट इज अ पेपर बी। 2 पोर्शंस मिलेंगे। टोटल मार्क्स जो आपको देखने को मिलेंगे दैट इज अ 500 मार्क्स, और पेपर ए 250, पेपर बी 250 मार्क्स। एंड जब मैं स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी की बात करूंगा तो पेपर ए मीन्स
जनरल सोशियोलॉजी। और पेपर भी स्पेशलाइज्ड है, स्पेसिफिक है, दैट इज रिलेटेड टू इंडियन सोशियोलॉजी। तो वी हैव टू पोर्शंस हियर, वन इज अ जनरल सोशियोलॉजी एंड सेकंड इज अ इंडियन सोशियोलॉजी। दोनों के सेम मार्क्स हैं 250 250, बट दोनों में डिफरेंस क्या है समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल सोशियोलॉजी। जब हम जनरल सोशियोलॉजी की बात करते हैं, इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है, सोशियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी को बनाने के पीछे के इवेंट्स क्या है, और सोशियोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट थॉट है जो सोशियोलॉजी को बनाता है, इम्पोर्टेंट लोग। स्टार्ट विद कार्ल मार्क्स। दो कार्ल मार्क्स इज नॉट ए सोशियोलॉजिस्ट, बट देयर इज सोशियोलॉजी इन हिज राइटिंग्स। ये बात याद रखना, कार्ल मार्क्स के पास कोई डिग्री नहीं है सोशियोलॉजी की, क्योंकि उस टाइम पे सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट था ही नहीं। इवन जब डेथ भी होती है कार्ल मार्क्स की 1883 में, तब सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट था ही नहीं कॉलेज में, तो वो सोशियोलॉजिस्ट तो है ही नहीं। बट कार्ल मार्क्स को हम मानते हैं एज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर इन द सोशियोलॉजी। व्हाई? बिकॉज उनकी राइटिंग्स में सोशियोलॉजी दिखती है हमें। दैट्स वाई उन्हें एक इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट दिया हुआ है हमने, कन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट, इतनी इंपॉर्टेंस दी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सोशियोलॉजिस्ट नहीं है। कार्ल मार्क्स, देन वी हैव द फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट दैट इज इमानुएल डर्कहाइम, बहुत इंपॉर्टेंट। या कभी कभी उनके लिए बोला जाता है फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनका सोशियोलॉजी में। देन मैक्स वेबर, एक जर्मन थिंकर, एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट। मैक्स वेबर का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी है जिस फील्ड में आप लोग जाना चाहते हो। उन्होंने मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी हुई है कि आज जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिस ब्यूरोक्रेसी में आप जाने वाले हो, जिसका पार्ट बनने वाले हो, उसकी जो नींव रखी हुई है, उसके जो थॉट, उसके पीछे का जो एक फीचर्स दिए हुए हैं, वो कहाँ से निकल रहा है हमारा, एक आइडियल टाइप थियोरी है। मैक्स वेबर, उनकी बुक थी ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो का मतलब होता है डेस्क, रूल फ्रॉम द डेस्क। उनके द्वारा दिया गया ये थॉट है जिसे हम कहते हैं रैशनल लीगल अथॉरिटी। देन उनके बाद एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट दैट इज टॉलकिट पार्सन्स। अब यहाँ से आपको दिखेगा एक शिफ्ट दिखेगा, पार्सन से पहले जितने नाम मैंने लिए सारे यूरोप के अंदर ही हैं, और जैसे ही पार्सन का नाम आता है तो अमेरिकन सोशियोलॉजी की एंट्री होती है, शिकागो स्कूल ऑफ थॉट की एंट्री हो जाएगी। पार्सन के बाद उनके इंपॉर्टेंट स्टूडेंट और आज के 21वीं सदी के सबसे इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट, क्योंकि उनकी जो डेथ हुई है वो 2003 में हुई है, और अगर उनकी डेथ 2003 में हुई है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि इनके अलावा बाकी जितने भी आप थिंकर्स देखोगे ना, उनकी डेथ 1980s 1970s, इसके आगे कोई नहीं गया हुआ है। 2003 में डेथ होने का मतलब 21वीं सदी की बहुत सारी बातें रॉबर्ट किंग मर्टन करके गए हैं साथ में। असली नाम से रॉबर्ट मर्टन ही था, किंग इसलिए था क्योंकि बचपन में पैसे वगैरह नहीं होते थे, माइग्रेट किया था इन्होंने, तो पैसे नहीं होते थे, रोड पे थोड़ा सा मैजिक शो वगैरह करते थे। तो जैसे हमारे यहाँ पे नहीं होता वो जादूगर नाम लग जाता है, तो वैसे इनको किंग का टाइटल मिल गया था, तो बन गया रॉबर्ट किंग मर्टन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यूपीएससी और जेकेपीएससी दोनों इनके क्वेश्चंस को बड़े अलग अलग तरीके से हमसे पूछते हैं, और खासकर जब भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ज़्यादातर रॉबर्ट किंग मर्टन से पूछे जाते हैं। रॉबर्ट किंग मर्टन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि बताओ इंडिया में ट्रैफिक जैम प्रॉब्लम्स है, तो बताओ रॉबर्ट किंग मर्टन की थ्योरी ऑफ इकोनॉमी कैसे हेल्पफुल होगी टू अंडरस्टैंड सच थिंग। सबसे ज़्यादा अगर किसी पे एक्सपेरिमेंट किया गया है ना यूपीएससी और जेकेपीएससी के द्वारा, वो किया गया है रॉबर्ट किंग मर्टन की थ्योरीज के ऊपर। उसके पीछे का कारण क्या है? कारण यही है कि सबसे लेटेस्ट थिंकर है 21वीं सदी का, तो काफ़ी रेलिवेंट है, उनके बातों में आपको काफ़ी रेलिवेंस दिखेगा, तो हम उसके साथ खुद को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनको मैं सिर्फ सोशियोलॉजिस्ट नहीं बोलूँगा, सोशियोलॉजिस्ट प्लस साइकोलॉजिस्ट बोलूँगा, दैट इज़ द G.H. मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा, आई एंड मी। इवन जब आप लोग एथिक्स वगैरह पढ़ोगे तब आप वहाँ पे कहीं ना कहीं पे चीज़ें पार्ट देख लोगे, पर्सनैलिटी, सेल्फ में, आइडेंटिटी में, द कॉन्सेप्ट ऑफ आई और कॉन्सेप्ट ऑफ मी, इसे हम कहते हैं द ट्विन थ्योरी। G.H. मीड की ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि किस तरीके से सेल्फ का क्रिएशन होता है।
और किस तरीके से सेल्फ फिर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है, और किस तरीके से सोसाइटी वापस सेल्फ को डेवलप करने में मदद करती है। इसलिए इसे कहा जाता है ट्विन थ्योरी। क्यों? मतलब इंडिविजुअल सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है और सोसाइटी वापस हेल्प करती है उसके सेल्फ को डेवलप करने के लिए। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज ट्विन थ्योरी। तो कुल मिला के ये 6 थिंकर्स, ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ 6 ही थिंकर्स पढ़ लें, और ये 6 थिंकर्स अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो आपका पेपर ए, दैट इज अ जनरल सोशियोलॉजी, ये आपके कंट्रोल में हो जाएगा। That's why these 6 thinkers are called as heart and soul of sociology. अगर आपको ये 6 thinkers आ गए, सोशियोलॉजी का पेपर है आपके कंट्रोल में। लेकिन अगर आपके बाकी सारा सिलेबस पढ़ लिया पेपर ए का, बट ये थिंकर्स नहीं पढ़े आपने, तो आई एम वेरी सॉरी टू से पेपर ए को आप डिमोलिश कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब हम अपने पेपर्स को देखेंगे ना, PYQs को, 250 में से 170 to 180 मार्क्स जो हैं आपके पेपर ए में, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन 6 थिंकर्स के थॉट से आता है। तो इसका क्या मतलब समझ में आ गया कि ये 6 थिंकर्स का थॉट अगर क्लियर होगा आपका, तो आप पेपर ए में अच्छे मार्क्स ले सकते हो। और एक बात याद रखना हमेशा, थॉट का मैथमेटिकल मार्क्स होते हैं। अब मैथमेटिकल का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि 10 में से 10 मिलने वाले हैं, इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल का मतलब, सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ द सोशल चेंज गिवन बाय द कार्ल मार्क्स। किसने थ्योरी दी है? कार्ल मार्क्स ने, सोशल चेंज की थ्योरी। और उनकी सोशल चेंज की थ्योरी कहते हैं हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब दी किसने? कार्ल मार्क्स ने दी। उसका क्रिटिसिज्म कौन करेगा? कोई और थिंकर करेंगे। तो हमने कार्ल मार्क्स की थ्योरी लिखी, जिन थिंकर्स ने उनको क्रिटिसाइज किया उनको मेंशन कर दिया हमने। क्या हमारा इसमें कोई रोल है? नथिंग। तो हमारे मार्क्स यहाँ पे नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि सेल्फ से कुछ नहीं लिखना है, जो ऑलरेडी थिंकर ने बोला हुआ है और उसी थिंकर को जिसने क्रिटिसाइज किया हो। अब देखिए, जब हम क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो क्रिटिसिज्म 2 तरीके से होता है। अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं इन चीज़ों के साथ। अब मार्क्स ने सोशल चेंज का थ्योरी दे दिया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। डर्कहाइम उस टाइम पे खुद था जब मार्क्स था, और डर्कहाइम ने उस टाइम पे खुद क्रिटिसाइज किया किसको? कार्ल मार्क्स को। लेकिन मर्टन जब आया तब कार्ल मार्क्स नहीं था, कार्ल मार्क्स की डेथ हो चुकी थी, लेकिन कार्ल मार्क्स का थॉट जरूर था। तो बच्चे क्या करते हैं, जब हमें क्रिटिसाइज करना होता है ना, तो वहां लिख देते हैं मर्टन ने कहा मार्क्स, या मार्क्स ने कहा। डायरेक्टली नहीं हो रहा है क्योंकि वो उस टाइम पे प्रेजेंट ही नहीं है। मार्क्स कैसे क्रिटिसाइज करेगा? मर्टन तो कर सकता है उसको क्रिटिसाइज, वो जिंदा है, लेकिन मार्क्स उल्टा कैसे क्रिटिसाइज कर सकता है मर्टन को? वो तो जिंदा ही नहीं था उस टाइम पे। तो हमें क्या करना है, मैं कुछ समझा रहा हूँ, इस बात को समझिए। तो हम 2 तरीके से क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं, या तो थिंकर का नाम डायरेक्टली लिखेंगे, और अगर थिंकर उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। ये भी ओवर देश मैंने देखा कि बच्चों के पेपर में वो नाम लिख देते हैं और बीच में 100-150 साल का गैप है। वो भाई वो प्रेजेंट ही नहीं था तो क्रिटिसिज्म कैसे हुआ वहां? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इधर फोकस करिए आप। अब ये 6 थिंकर्स अगर आपके हाथ में आ गए तो आपका जो पेपर ए है, आपका जो जर्नल सोशियोलॉजी, वो आपके कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन जब आप इस वाले पार्ट को देख रहे हो ना, पेपर बी, और क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? इंडियन सोशियोलॉजी। जब आपने इंडियन सोशियोलॉजी सुना होगा ना, आपके दिमाग में एक जनरल स्टडीज का कंपोनेंट आया होगा। कौन सा वाला कंपोनेंट आया होगा? इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। बट इंडियन सोशियोलॉजी ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट है। इंडियन सोशियोलॉजी मतलब कितने लोगों ने ये सुना हुआ है कभी? Have you ever heard about this? इंडोलॉजी सुना होना चाहिए अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, और अगर आपने मैक्स मुलर पढ़ा होगा।
कितने बच्चे मैक्स मुलर के बारे में जानते हैं? खुद को एकदम रिलैक्स कर लो, अगले 40-45 मिनट भूल जाओ सारी बातों में, एकदम फोकस यहाँ। कितने लोग मैक्स मुलर को जानते हैं? आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में जानते हो आपको? ठीक है, हम हिस्ट्री में ये मान के चलते हैं कि इंडियन ब्रांच की बात करते हैं, इंडोलॉजी। नो, व्हाट इज दिस इंडोलॉजी? लॉजी मींस टू स्टडी, इंडो मींस इंडिया। अंडरस्टैंडिंग द इंडिया फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडिया को समझो कहां से? इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो जब हम पेपर बी में जाएंगे ना, तो आपको सिर्फ इंडियन सोशियोलॉजी नहीं दिखेगी, आपको दिखेगा इंडोलॉजी। और इंडोलॉजी में हमें मुलर नहीं पढ़ना है, मैक्स मुलर नहीं पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान पढ़ना है हमने, दैट इज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, गोविंद सागर गुरे। नाइनटीन 1920s में बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एचओडी बने, और उसके बाद जितने भी सोशियोलॉजिस्ट का नाम आप सुनते हो ना इंडिया में, they are directly and indirectly students of G.S. Gure, A.R. Desai, M.N. Srinivas, इरावती कार्वे। ये जितने ही लोगों के हम लोग नाम सुनते हैं, they are directly और indirectly किनके स्टूडेंट्स रहे हैं? जीएस। लेकिन जब हम जीएस गोरे को पढ़ेंगे और समझेंगे पेपर बी में ना, तो जीएस गोरे जिस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं, दैट इज द इंडोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट। अब इंडोलॉजी का क्या मतलब हो रहा है? कि इंडिया को समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यूरोप के पर्सपेक्टिव से नहीं, यूरोप के चश्मे से नहीं। चश्मा कौन सा होगा? इंडिया का चश्मा होगा। क्यों? क्योंकि इंडोलॉजी ऐसा मानती है कि इंडियन सोसाइटी इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन सोसाइटी। तो इसलिए जो यूरोपियन पर्सपेक्टिव्स है ना, वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं हो सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, पीछे हमने पेपर ए में कुछ थिंकर्स के बारे में बात की। मार्क्स, उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है उसे हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट या मार्क्सियन स्कूल ऑफ थॉट। उसके बाद इमाइल डर्कहाइम की बात की, पार्सन की बात की, मर्टन की बात की। ये तीन थिंकर्स फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। एंड देन मैक्स वेबर की बात की, जीएच मीड की बात की, इंटरैक्शनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। कितने स्कूल ऑफ थॉट की बात हो गई? तीन। मार्क्सियन और कन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट, फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, इंटरैक्शनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। अगर आप इन तीन स्कूल ऑफ थॉट को देखोगे, इनको अप्लाई किया जाता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए। बट जीएस गोरे ने कहा कि ये वाले जो पर्सपेक्टिव्स है काफ़ी नहीं है इंडिया को समझने के लिए, इसलिए वो हमें अलग से कुछ देखना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे इन पर्सपेक्टिव्स के अलावा हमारे पास अलग से एक पर्सपेक्टिव है जो पेपर बी में आपको एडिशनली मिलेगा। ये पर्सपेक्टिव्स हम पढ़ चुके होंगे फंक्शनिस्ट, लेकिन जो एडिशन मिलेगा हमें पेपर बी में, वो कौन सा वाला पर्सपेक्टिव होगा? दैट इज द इंडोलॉजी। अब देखिए, पेपर ए में थॉट को समझने का कितना फायदा आने वाला है। अगर आप पेपर ए के थॉट को अच्छे से समझ लोगे, या इन तीन स्कूल ऑफ थॉट को अच्छे से समझ लोगे, तो जब आप पेपर बी में जाओगे ना, तो पेपर बी में कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने यूरोपियन पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट किया है और उनको इंडियन पर्सपेक्टिव पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल, A.R. देसाई। अब A.R. देसाई कौन है? A.R. देसाई वॉज अ मार्क्सिस्ट। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने मार्क्सियन आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर दिया। कहाँ पे? इंडिया में। अब वो क्या करते हैं? वो ब्रिटिशर्स को बोलते हैं दे आर हैव्स। सुना होगा अपने मार्क्स का, हैव और हैव नॉट। उन्होंने ब्रिटिशर्स को बना दिया हैव, और उन्होंने इंडियंस को क्या बना दिया? हैव नॉट्स। और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है बिटवीन हैव और हैव नॉट्स का। मीन किस किस का? बिटवीन ब्रिटिशर्स ऑन वन साइड एंड इंडियंस ऑन अनदर। और इसी से पैदा हुआ थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। थीसिस मीन्स
ब्रिटिशर्स ने अपना थॉट बनाया, उसको अपोज कौन कर रहा है? इंडियन अपोज कर रहा है। देन रिजल्ट छोटा सा चेंज। हिस्ट्री में आपने सब हिस्ट्री पढ़ी है, सबने पढ़ी है। पहली सबसे बड़ी मूवमेंट स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, ब्रिटिशर्स अपना इम्पोज कर रहे हैं, इंडियंस इकट्ठे हुए, किसके अपोजिट में? ब्रिटिशर्स, तो एंटी थीसिस। रिजल्ट क्या हुआ? थोड़ा सा चेंज मिल गया। फिर सेकेंड मूवमेंट खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर थीसिस का एंटी थीसिस, रिजल्ट थोड़ा सा और चेंज हो गया। देन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, एंड देन लास्ट में जब हम जाएंगे 1947 में, तो एकदम स्ट्रक्चरल चेंज। बताऊंगा, कानून है, 3 कानून है जो हीगल के द्वारा दिए गए थे, जो यूज किए मार्क्स ने आगे जाएंगे धीरे धीरे वहां समझेंगे। तो यही पर्सपेक्टिव उठाए, नया कुछ नहीं दिया है देसाई ने। अगर आपके पास मार्क्सियन पर्सपेक्टिव की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इस सिचुएशन में होंगे कि ए.आर. देसाई को बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेपर ई में मार्क्सियन पर्सपेक्टिव अच्छा नहीं होगा, क्यों उन्होंने इकोनॉमी को बेड रॉक ऑफ सोसाइटी कहा, क्यों मार्क्स ने इकोनॉमी को इंफ्रास्ट्रक्चर बोला, क्यों बाकी इंस्टीट्यूशंस को कार्ल मार्क्स ने सुपर स्ट्रक्चर की श्रेणी में रखा, अगर आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप इस सिचुएशन में नहीं होंगे कि आप ए.आर. देसाई को समझ सको। एंड देन सेकेंड पर्सन दैट इज एम.एन. श्रीनिवास। अब एम.एन. श्रीनिवास ने कुछ भी नहीं है, उन्होंने फंक्शनल पर्सपेक्टिव को इंडियन सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर दिया। अब एक छोटा सा एक आइडिया दूंगा आपको, फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं। फंक्शनलिस्ट का जो एस्पेक्ट होता है चीज़ों को देखने का, वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होता है, और कन्फ्लिक्ट का जो पर्सपेक्टिव होता है वो थोड़ा पेसिमिस्टिक होता है। फंक्शनलिस्ट हर चीज़ में नेगेटिव बातें नहीं ढूंढेंगे, और जो मार्क्स है वो हर चीज में सबसे पहले क्या ढूंढेगा? नेगेटिव बातें ढूंढेगा। अब जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, रिलीजन। व्हाट इज रिलीजन अकॉर्डिंग टू मार्क्स? वो कहते हैं रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, इज द रीजन फॉर योर सोरोज। तुम्हारे दुखों का अगर कोई कारण है तो वो कौन है? रिलीजन है। पर्सनली नहीं लेना है हमने सिर्फ समझना है इसको। तो डरखाइम आएंगे तो डरखाइम क्या बोलते हैं? बोलते नहीं, बोलते रिलीजन इज देयर टू इंटीग्रेट द सोसाइटी, रिलीजन इज देयर टू कंट्रोल द सोसाइटी। एक ही शब्द रिलीजन, लेकिन उसके 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स। अब अगर आप डरखाइम का पर्सपेक्टिव देखोगे, ओपिनियन देखोगे, तो वो रिलीजन को पॉजिटिव साइड से देखता है, और वहीं पे जब हम मार्क्स के बारे में बात करेंगे तो मार्क्स क्या देख रहा है? नेगेटिव साइड में देख रहा है। इसलिए आप देखोगे डरखाइम जब भी चेंज के बारे में बात करेगा ना सोसाइटी में, बोलेगा कोई बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, छोटे छोटे रिफॉर्म्स लेके आओ, एवरीथिंग विल बी ओके। तो चेंज इन स्ट्रक्चर। लेकिन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सोसाइटी में जो चीजें चल रही हैं वो सही नहीं है, इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा है ये, क्योंकि स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है। तो वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे स्ट्रक्चर को ही चेंज करो। तो इसलिए मार्क्स स्ट्रक्चरल चेंज की बात करेगा और इमाइल डरखाइम चेंज इन स्ट्रक्चर की बात करेगा। इसलिए आप देखोगे जब भी हम मार्क्स को सुनते हैं ना या पढ़ते हैं तो आपको एक वर्ड सुनाई देता है, रेवोल्यूशन। अब मार्क्स रेवोल्यूशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग ये जो सोसाइटी का सिस्टम है, या मैं सिस्टम बोल रहा हूँ ना, इट्स नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंट, याद रखना। सिस्टम मार्क्स का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, ये गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट से भी बड़ा। जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है हमारी सोसाइटी का, वो बना ही इनइक्वालिटी पे। जब तक ये ढांचा ही इनइक्वालिटी का चेंज नहीं होता, छोटे मोटे रिफॉर्म्स लाना मीन्स आप छोटी मोटी टॉफी दे रहे हो, बच्चों को खुश कर रहे हो, उससे कुछ बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। अब तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी, अगर आपके 6 थिंकर्स कंप्लीट है ना और आपने बाकी चीज़ें नहीं की हुई हैं,
बट यू आर इन अ सिचुएशन कि आप हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब हम इनका थॉट को पढ़ेंगे, इन्होंने हर टॉपिक्स को कवर किया है। रिलीजन के बारे में बात की है, स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बात की है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात की है। तो अगर मैक्स वेबर हमने पढ़ लिया है, कार्ल मार्क्स पढ़ लिया है, तो जब हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में जाएंगे, कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ी हुई है, तो हम कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट की बात करेंगे कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, हैव और हैव नॉट का कंसेप्ट है। हमने मैक्स वेबर का थॉट पढ़ लिया है, तो जब हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में जाएंगे तो ऑलरेडी उनके कंसेप्ट पढ़ लिया होगा कि इकोनॉमी के बेसिस पे भी डिवीजन होता है, वेबर बोलते हैं, लेकिन ओनर के बेसिस पे भी डिवीजन होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इकोनॉमी के बेसिस पे डिवीजन नहीं था, ये सोशल स्टेटस के बेसिस पे डिवीजन था। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनर इन द सोसाइटी। तो सिर्फ इकोनॉमी के बेसिस पे नहीं होता, मैक्स वेबर क्रिटिसाइज करता है। तो जब हम बाकी टॉपिक्स में जाएंगे, अगर आपके 6 थिंकर्स कंप्लीट हैं, अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आपको अलग से इन टॉपिक्स की जानकारी रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके थॉट क्या है, क्लियर होगा। इसलिए मेजर फोकस कहाँ पे रहता है, टू अंडरस्टैंड द 6 थिंकर्स। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला हार्ट एंड सोल किसका, सोशियोलॉजी। अब देखिए, अब जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंडियन सोशियोलॉजी, एक चीज क्लियर होगी कि जर्नल सोशियोलॉजी में अगर हमें मार्क्स लाने हैं तो हमें कहाँ पे फोकस होना चाहिए, अच्छा कौन बेहतर होना चाहिए, हमारा थिंकर्स। लेकिन अगर हम इंडियन सोशियोलॉजी में हमें मार्क्स खींचने हैं तो वहां से कैसे खींच सकते हैं? अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा इंडियन सोशियोलॉजी का, इट्स मोर लाइक, आपको लगेगा इट्स लाइक अ सिलेबस ऑफ जीएस। ऐसे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगा द टॉपिक ऑफ प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन रिलेटेड इश्यूज, ट्राइबल्स। तो ये वाले जो टॉपिक्स जब आप देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि जो पेपर बी का हमारा सिलेबस है, इट्स मोर लाइक ए जर्नल स्टडीज। पेपर बी में बहुत कम हिस्सा प्योर सोशियोलॉजी का है। प्योर सोशियोलॉजी समझते हो क्या होता है? प्योर सोशियोलॉजी मीन्स विच इज कनेक्टेड टू सोशियोलॉजी। बाकी जो पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट जो है वो एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन वाला पार्ट जो मैक्सिमम है हमारा, अब उसमें हम मार्क्स कैसे गेन करें, हाउ टू गेन मच ऑफ द मार्क्स या मोस्ट ऑफ द मार्क्स, कैसे गेन करें वहाँ पे। इसलिए आप देखोगे, जब आप ओरिएंटेशन में देखोगे ना, जब आप बच्चों का मार्क्स कार्ड देखोगे ना, पेपर ए में बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हुए हैं, लेकिन जब पेपर बी होता है ना, पेपर बी में हमेशा कम मार्क्स होते हैं। और ये सिर्फ सोशियोलॉजी ऑप्शनल का नहीं है, हर किसी का है। रीज़न इसके पीछे का क्या है? पेपर बी डायनामिक होता है, पेपर बी में करंट का पार्ट ऐड होता है, और अगर आपके पास पेपर बी में करंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, देन आप उसको बेहतर और अच्छा नहीं कर सकते हो। मैं आपके साथ एक सिंपल एग्जांपल शेयर करूँगा। फॉर एग्जांपल, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ, क्या इंडियन सोसाइटी में फैमिली सिस्टम न्यूक्लियर ज़्यादा दिख रहा है, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशंस या जॉइंट फैमिली इंस्टीट्यूशंस? अब आपकी बात मैं क्यों मानूं? ये तो फिलोसफिकल हो गया कि हाँ जी न्यूक्लियर में, आपकी बात मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? जब तक आप इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं दोगे, कोई प्रूफ नहीं दोगे, आपकी बात फिलोसफिकल लगेगी। तो आप प्रूफ क्या दोगे इसका? आप किसी थिंकर की केस स्टडी प्रेजेंट करोगे। अब दिक्कत बता क्या है केस स्टडी में? मोस्ट ऑफ द इंडिया में जो केस स्टडीज हुई हैं, 60s की हैं, 70s की हैं, 80s की हैं, 90s की। 21वीं सदी में जो केस स्टडीज़ हैं वो बहुत ही कम हुई हैं, या हमारे पास बहुत ही कम डेटा अवेलेबल है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2025 में कि इंडिया में कौन सा फैमिली सिस्टम है, और आपने ऊपर लिखा न्यूक्लियर, और उसको रेलिवेंट बनाने के लिए थिंकर लिख रहे हो जिसने केस स्टडी किया है 1990 में। अब मुझे एक बात बताओ,
जब उस आंसर को चेक किया जाएगा, अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो एग्जामिनर है वो आपको कितने मार्क्स देगा? 10 में से अगर हाईएस्ट मार्क्स हम लेके चले तो 5.5 6, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। 5.5 और 6, कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने मिल जाएंगे आपको? 4? मेरे हिसाब से 2, हद हो गई 2.5। रीजन पता है, जानते क्यों? रीजन ये है कि जिस डाटा को आप लिख रहे हो वो डाटा 30 साल पुराना है। बात कर रहे हो आप कंटेम्परेरी सोसाइटी की और डाटा दे रहे हो 30 इयर्स का, नहीं चलेगा काम। तो फिर हम क्या करें? पेपर बी में हम मार्क्स को कैसे लाएं, किस तरीके से गेन करें? इसीलिए करंट के ऊपर होल्ड होना बहुत ज़रूरी है जब हम बात कर रहे हैं किसकी? पेपर बी की। और अब सबसे इंपॉर्टेंट डाटा हमारे पास जो लेटेस्ट अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1920। ये सबसे लेटेस्ट और रीसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है हमारे पास। एनजीओज का डाटा यूज नहीं होगा, विकिपीडिया का डाटा यूज नहीं होगा। हमारे आंसर्स में विकिपीडिया हमारा लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए कि कुछ मिल ही नहीं रहा कहीं पे। विकिपीडिया का डाटा यूज करने का मतलब आप अपना आंसर खराब कर रहे हो और फैक्चुअल सिन कर रहे हो। डाटा का हमेशा सोर्स होना चाहिए गवर्नमेंट कमेटीज, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये आपके सोर्सेज होने चाहिए। इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं कि फलां एनजीओ ने बोला, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना अपने आंसर्स तो सोर्स को ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, टीचर कहाँ ही चेक करेगा, उनके पास मॉड्यूल्स पड़े होते हैं। ये बात याद रखना, जब आपके आंसर्स चेकिंग के लिए जाते हैं, चाहे वो ऑप्शनल के हों या जनरल स्टडीज़ के हों, चेक करने वालों के पास मॉड्यूल्स रहते हैं, आंसर्स, मॉडल आंसर्स। वो उसी के बेसिस पे आपके आंसर्स चेक करते हैं ताकि सब्जेक्टिविटी कम हो जाए, बायसनेस कम हो जाए। तो ये नहीं समझना कि उनके पास डाटा अवेलेबल नहीं होता, उनके पास ऑथेंटिक सोर्स डाटा अवेलेबल होता है सामने। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि लिख दो अकॉर्डिंग टू 10%, को कहीं पता चलेगा, लिख देते हैं। इससे एग्जामिनर को लगता है कि आप उसके ईगो के साथ खेल रहे हो। इससे अच्छा है कि लिखो ही मत, एटलीस्ट कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं देगा ना, आप सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाओगे, इसको चैलेंज करोगे, कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज सब्जेक्टिविटी चैलेंज नहीं हो सकती। ऑब्जेक्टिव चैलेंज हो सकता है, सब्जेक्टिव नहीं अच्छा लगा, नहीं इन्होंने वो स्टैंडर्ड्स फुलफिल किए हुए थे, तो कुछ नहीं कर सकते हो आप इसमें। तो इसलिए कभी भी अगर फैक्ट्स हमारे करेक्ट नहीं है, याद नहीं आ रहे, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, रहने दो। इससे अच्छा सीधे आंसर लिख के आ जाओ। लेकिन पेपर बी में मार्क्स अगर हमें गेन करने और अगर हमें अपने मार्क्स को 290 से उठा के, देखो 290 जिसके आते हैं बहुत अच्छे मार्क्स, लेकिन बहुत अच्छे से भी ऊपर की कैटेगरी में जाना है। 290 से 310 के बीच में जो 20 मार्क्स है, देखने में आपको लगेगा 20 मार्क्स क्या ही है, 1 मार्क्स से आपकी सिलेक्शन रुक जाती है। और देखे हैं हमने स्टूडेंट्स जो आधे और एक मार्क्स से रहे हैं, एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर दे हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन अगेन फ्रॉम द जीरो। और बहुत डिफिकल्ट है ये चीज़ फिर से करना, बहुत मुश्किल है। ये जो 20 मार्क्स आपको ऐड करने हैं ना, 20 मार्क्स ऐड करने हैं, ये कैसे ऐड होंगे? जब हम अपने पेपर बी में करंट के पार्ट को ऐड करेंगे। अब सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, ये लिखा मैंने यहाँ पे रिलीजियस मिनॉरिटीज, ठीक है, क्या वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे? रिलीजियस मिनॉरिटीज। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है हमारा जो रिलीजियस मिनॉरिटी के बारे में बात करता है?
शाबाश। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2-3 महीने एक एवरेज में आप लोगों को हो गया होगा यहाँ पे आए हुए, है ना। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। रिलीजियस मिनॉरिटी, मैं लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कास्ट बेस्ड मिनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिलीजियस मिनॉरिटी की बात कर रहा हूँ। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जहाँ पे रिलीजियस मिनॉरिटी के बारे में बात की जाती है? शाबाश, गैस कर लो, गैस ही कर लो। हाँ जी, कोई नहीं, नो वन, कोई आइडिया नहीं। बोल दो, बोल दो, आई विल करेक्ट इट, बोल ही दो। ठीक, इस क्लास में किसी ने पॉलिटी नहीं पढ़ी है? ठीक, आर्टिकल, ठीक, 28, ठीक। अच्छा, 25 सुना है किसी ने? आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 क्या कहता है? 25 बोलता क्या है? आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर किसी को हक है कि वो अपने तरीके से प्रोपगेट कर सकता है, बट दैट इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू मिनॉरिटी। वो हर किसी के लिए, उधर कहीं पे वर्ड यूज नहीं हुआ है मिनॉरिटी, वो मेजॉरिटी और मिनॉरिटी दोनों के लिए। आर्टिकल 29 सुना है? व्हाट इज आर्टिकल 29? एक वर्ड यूज हुआ है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सेक्शन। और उस सेक्शन में फिर आर्टिकल 30 अगर देखोगे, इसमें बोला गया है कि कोई भी कल्चरल ग्रुप अपनी लैंग्वेज या प्रैक्टिसेस को बचाने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। इंस्टीट्यूशन मीन्स स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ताकि अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर आप ये आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 देखोगे तो इसमें मेजॉरिटी के साथ साथ किसके बारे में बातें की गई है? मिनॉरिटी के बारे में भी बातें की है। अब समझ लो, क्वेश्चन हमसे पूछा कि क्रिटिकली एग्जामिन करो द कंटेम्पररी स्टेटस ऑफ रिलीजियस मिनॉरिटीज विद इन अ कंट्री। क्या करोगे? हाउ विल यू डील विद दिस क्वेश्चन? ध्यान से सुनना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, critically examine the contemporary status of religious minorities within a country। कैसे इस आंसर को लिखोगे आप? मैं ये देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ आपके पर्सपेक्टिव से। हाउ यू डील विद दिस क्वेश्चन? क्या करोगे इस क्वेश्चन में? क्या लिखोगे? ठीक, गुड। अब मुझे एक चीज़ बताएं, अगर आपको स्टेटस के बारे में बात करनी है, कंटेम्परेरी स्टेटस के बारे में बात, आप उसको कैसे बताएंगे कि उनका प्रेजेंट स्टेटस कैसा है? तो हम पहले, सबसे पहले इसको ना डायमेंशंस में डिवाइड कर देंगे। एजुकेशनल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, हेल्थ वाइज स्टेटस। बन गए हमारे पास 4-5 इंडिकेटर्स। देन इन इंडिकेटर्स को किसी ना किसी गवर्नमेंट रिपोर्ट के द्वारा मेंशन किया होगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, एक कमेटी है जो आप सब लोगों ने, मुझे लगता है, कभी ना कभी सुन ली होगी न्यूज़ में कभी, सच्चर कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस थे 2008-9 में। अब हम क्या करेंगे? हम अपनी बात नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम सच्चर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया हुआ है, उन्होंने जो स्टेटस के बारे में बात की हुई है, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड व्हेन यू डिस्कस सच थिंग्स, कमेटी ने कहा है, गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट का डाटा है, हमारा कुछ नहीं है। अगर आप अपने बिहाफ पे खुद लिखना शुरू करोगे, देन आपका आंसर फिर क्या लगने वाला है? यहाँ पे फिलोसफिकल आंसर लगेगा, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऐड किसको करना पड़ेगा? यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा गवर्नमेंट रिपोर्ट। आपके पेपर बी में टॉपिक है
रूरल डेवलपमेंट। अब अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, इंडिया आजाद कब हुआ? 1947। 1952 में इंडिया ने पहली बार एक लार्ज लेवल पे कोशिश की कि रूरल डेवलपमेंट को स्टार्ट किया जा सके, और उस प्रोग्राम का नाम रखा गया CDP। तो व्हाट इज CDP? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसी CDP को फिर अगले साल यानी कि 53 में पूरे कंट्री के लेवल में एक्सपेंड कर दिया गया, जिसका नाम फिर रख दिया गया NES, नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस। अब आप देखो, क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में, JKPSC में, दोनों में पूछा हुआ है कि बताओ CDP का क्या कंट्रीब्यूशन है रूरल एरिया की डेवलपमेंट में इंडिया में। जनरल बातें हमें भी पता है, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बना, एग्रीकल्चर को अच्छा किया, इरिगेशन अच्छा हुआ, लेकिन डाटा कहाँ है? कितना इरिगेशन प्रोवाइड किया गया? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ CDP? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हुआ तो कितना डेवलप हुआ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर? पर कैपिटा इनकम रूरल एरिया की कितनी इंक्रीज हुई? लिख तो दिया हमने, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो गया, हॉस्पिटल्स बन गए, कितने बने? PQ LIQ पर क्या असर पड़ा? इनके HDI के ऊपर असर क्या हुआ? पॉवर्टी कितनी इरेडिकेट हुई? अगर आपके पास ये डाटा नहीं है तो आपको इस क्वेश्चन में से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो आप आंसर लिख रहे हो ना कि एम्प्लॉयमेंट है, या आपके साथ साथ लगभग 10,000 15,000 बच्चा यही लिख रहा है। तो आप ये नहीं समझना कि आप ही लिख रहे हो, ये सबको आ रहे हैं। इवन रास्ते में चलता कोई लेमैन को भी हम पकड़ लें, वो भी 3-4 पॉइंट्स बता ही देगा कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। लेकिन कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, वो जब तक आपके पास करंट डाटा नहीं होगा तब तक आपके पेपर बी में मार्क्स अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए इन द पेपर 2 फोकस कहाँ पे होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के बाद उसका कनेक्शन और इंटर रिलेशन किसके साथ? करंट अफेयर्स के साथ। जितना वो इंटर रिलेशनशिप अच्छा होगा करंट के साथ, उतने ही आपके आंसर्स बेहतर और अच्छे माने जाएंगे। नो द सेकंड पॉइंट, अब ये पेपर A है और पेपर B दोनों मिलके बना रहा है सोशियोलॉजी। ये आपको कहाँ पे हेल्प कर सकता है? क्योंकि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें हेल्प कहाँ पे करेगा। हमेशा ऑप्शनल वो चूज करो जो आपके जर्नल स्टडीज के बर्डन को कम करे। तो इसलिए आपका जो डिसीजन होना चाहिए ना वो रैशनल हो। इसलिए नहीं होना चाहिए कि किसी फलां इंसान ने मेरे को कहा। इवन मैं क्लास में ये भी बोलता हूँ कि इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने कहा। इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको मेंटल लेवल पे लगता है कि आप इस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर सकते हो, आपकी ओरिएंटेशन और इंक्लिनेशन इस सब्जेक्ट की ओर बन रही है। अब ये सब्जेक्ट हेल्प कैसे करेगा? सबसे पहले हमने देखा इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस। आप जब इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो सोसाइटी और जस्टिस आपका ऑटोमेटिकली सारा कवर हो जाता है, आपको उसको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब जनरली इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस की क्लासेस 12-13 दिन 14 दिन की होती है, हद होगी 15 दिन 16 दिन। आपने पूरा ऑप्शनल 4-4.25 महीने पढ़ा है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी इंडियन सोशियोलॉजी की वो उस बच्चे की नहीं होगी जिसने 10-12 दिन इंडियन सोसाइटी पढ़ा हुआ है। कास्ट के 4 पर्सपेक्टिव्स हैं जो 4 इंडियन थिंकर्स के द्वारा दिए गए। लुइस डोमेंट, ऑन्द्रे बेतले, MN श्रीनिवास, GS गोरे।
ये 4 लोगों के कास्ट के पर्सपेक्टिव्स को पढ़ना है, कास्ट की एवोल्यूशन को पढ़ना है। और ये चीज हम बड़े एक ओवरव्यू में इंडियन सोसाइटी में पढ़ते हैं। तो इसलिए इंडियन सोशियोलॉजी एक बड़ा सर्कल है, और इंडियन सोसाइटी और सोशल इनको हम यूज कर सकते हैं कहाँ पे? एथिक्स में, एथिक्स के थॉट में। क्योंकि एथिक्स के थॉट में आप देखोगे आपके पास एक चैप्टर आता है मॉरल फिलोसोफर्स। उस फिलोसोफर्स में हमें किसको पढ़ना है? उनकी थ्योरीज को पढ़ना है। तो उनका जो रेलिवेंस है, उनका जो कनेक्शन है, आपको कहाँ पे दिखेगा? एथिक्स में दिखेगा। और एथिक्स के कितने मार्क्स होते हैं? 250। एथिक्स खुद में एक पेपर है बहुत बड़ा, 250 मार्क्स है, और 6 केस स्टडीज। देन इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस 1, सेकेंड एथिक्स 2, देन नेक्स्ट ऐसे पेपर। कुछ नहीं करना है, घर में जाओ यूपीएससी और जेकेपीएससी के एसेस को देखो। इस साल के भी देखो जो रिसेंट में हुआ, और पीवाई पिछले सालों के भी देखो। आपको 2 सेक्शंस दिखेंगे, सेक्शन ए 4 एसेस, सेक्शन बी 4 एसेस। सेक्शन ए 4 में से 1 करना है, सेक्शन बी 4 में से 1 करना है। सेक्शन ए के 125 मार्क्स, सेक्शन बी के 125 मार्क्स। अब अगर आप उन 4 एसेस को देखोगे, व्हाट यू विल फाइंड, आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन थिंकर्स के थॉट के साथ जुड़ा हुआ दिखेगा, या उसका रेलिवेंस किसके साथ दिखेगा? सोसाइटी के साथ दिखेगा। अब देखो, एक साल आई थिंक 19 और 20 में, अब घर पे देखना, एक ऐसे पूछा गया है, वो सीधे सीधे कोटेशन उठाया गया था मैक्स वेबर का, डायरेक्टली कोट। क्योंकि आज के टाइम पे यूपीएससी और जेकेपीएससी में देखोगे अब वो वाले नहीं पूछे जाते, अब थीम बेस्ड एसेज होती है। और थीम बेस्ड एसेज का क्या मतलब होता है? थीम बेस्ड एसेज का ये मतलब होता है कि जो थिंकर्स की फिलॉसफीज है, वहां से पॉइंट्स उठाए जाते हैं और हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हमें उनको लिंक करना है सोसाइटी के साथ, और उसके बेसिस पे उसको लिखना होता है। तो अगर आपके पास थॉट है जो डेवलप हुआ है थिंकर्स को पढ़ने के बाद, देन यू आर इन अ सिचुएशन टू राइट सच थिंग्स। क्योंकि थॉट हमें हेल्प क्या करता है? थॉट हमारे इंटेलेक्ट को ब्रॉडर कर देता है। वो बातें हमने पहले भी पढ़ी होती हैं, समझी होती हैं, बट उसको उस तरीके से कभी अंडरस्टैंड नहीं किया होता है। तो इसलिए थिंकर्स हमें क्या हेल्प कर रहा है? थिंकर्स हेल्प अस टू ब्रॉडन और इंटेलेक्ट, ताकि हम उन चीजों को ज्यादा डेप्थ में समझ पाएं और अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसलिए थर्ड पेपर क्या हो गया हमारा? एसे का पेपर। सेकंड हमारा क्या हो गया? एथिक्स का पेपर। एथिक्स के 250, एसे के 250, कितना हो गया टोटल? 500। क्लोज टू 100 मार्क्स, कितना हो गया? 600 मार्क्स इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के। देन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अलग अलग जीएस के कंपोनेंट्स में देखने को मिलेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स एक टॉपिक है, प्लानिंग। प्लानिंग का पूरा पार्ट हमारा पेपर बी में मेंशन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे तक हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि हमने कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों मॉडल को अडॉप्ट किया, इसे हम कहते हैं फैबियन सोशलिज्म। फैबियन सोशलिज्म का क्या मतलब है? कि हमने यहाँ पे अपनी कंट्री में कैपिटलिस्टिक वेलफेयर, सोशलिज्म वेलफेयर और कैपिटलिज्म प्रॉफिट, दोनों के मॉडल के बेसिस पे हमारी इकोनॉमी को चलाया हुआ है। ये कंसेप्ट दोनों को जब हम मिलाते हैं आपस में, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज फैबियन सोशलिज्म, जो नेहरूवियन मॉडल था। अब हमारे यहाँ पे 2 तरीके की इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, एक होगी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, एक होगी कैपिटल इंडस्ट्रीज। कैपिटल इंडस्ट्रीज का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज का कंट्रोल प्राइवेट प्लेयर्स के पास। तो जब प्राइवेट प्लेयर्स के पास कंट्रोल होगा तो मींस कैपिटलिस्टिक मॉडल, और कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्रीज का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास। तो सोशलिज्म में कंट्रोल किसके पास होता है? गवर्नमेंट। तो एक तरीके से सोशलिज्म
और दूसरे तरीके से आपको क्या मिलेगा, कैपिटलिज्म। तो हमारी कंट्री में अगर आप देखोगे 1950 से 1990 तक वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी बट ओरिएंटेशन टुवर्ड्स सोशलिज्म। आफ्टर 1990, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द एलपीजी डीएम मॉडल, तब भी मिक्स्ड इकोनॉमी है आज भी, बट ओरिएंटेशन हैज चेंज्ड बिकॉज आफ्टर 1990s वी अडॉप्टेड द एलपीजीडीएम मॉडल इन द फेजेस मैनर। अभी भी चल रहे हैं वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बट नाउ आवर ओरिएंटेशन इंक्लाइनेशन इज मूविंग कहाँ की ओर जा रही है, कैपिटलिज्म की ओर जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे रैंडम और स्कैटर्ड टॉपिक्स हैं जो जीएस में हमारे कनेक्टेड। हिस्ट्री, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, राजा राममोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बातें हैं जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़नी है, जिसे हम कहते हैं सोशल अवेकनिंग ऑफ इंडिया। स्वामी विवेकानंदा का कॉन्सेप्ट, मोनिज्म, ब्रह्म का कॉन्सेप्ट, ये सारे रैंडम टॉपिक्स हैं जो कहाँ पे हैं, जो आपको जीएस के कॉन्सेप्ट में मिलेंगे, जीएस की स्टडीज में मिलेंगे। ये कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शनल में देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्लोज टू 500 मार्क्स सोशियोलॉजी के अपने हैं और 700 से 800 मार्क्स जनरल स्टडीज के आपके कवर होते हैं सोशियोलॉजी के ऑप्शनल से। इसका ये मतलब है कि लगभग इसको 500 मत देखो, इसको लगभग 1300-1400 के हिसाब से देखो। आपका बर्डन कम हो रहा है। एंड देन एट द एंड इंटरव्यू, जब आपके इंटरव्यू की बात होती है तो इंटरव्यू में ऑप्शनल हेल्प हमें कैसे करते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है सोसाइटी की। ब्यूरोक्रेसी इज ऑल अबाउट टू डील विद द सोसाइटी। नॉलेज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के टाइम पे। दिस इज द एरा ऑफ द इंफॉर्मेशन। नॉलेज कौन सी बड़ी बात है, आपके मोबाइल में लिखा हुआ है, 2 मिनट निकालोगे चीज़ों को देख लोगे। नॉलेज होना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस नॉलेज को किस तरीके से प्रेजेंट करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए बोलते हैं ना, स्पेसिफिक और कम नॉलेज होगी तो उसको ज़्यादा अच्छे से ओरिएंट कर सको, क्योंकि नॉलेज के साथ पता क्या चलता है, घुमंड। नॉलेज के साथ आता है घुमंड। तो अगर उन चीज़ों को हम कंट्रोल ना कर पाए तो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगी। इंटरव्यू किसके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके सेल्फ के बारे में। और इवन जब आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी, आपको किसके साथ डील करना है, लोगों से डील करना है। तो सोशियोलॉजी का ऑप्शनल आपको ये बताएगा कि सोसाइटी का पल्स क्या है, सोसाइटी के कस्टम्स क्या हैं, सोसाइटी के ट्रेडिशंस क्या हैं, हाउ टू डील विद द सिचुएशन, अपने अंदर कामनेस क्या। जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मैक्स वेबर का, एम्फेटिक लाइजन। एम्फेटिक लाइजन का मतलब होता है बिफोर जजिंग एनीवन पुट योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ अदर्स। हम तुरंत बोल देते हैं ये, अरे यार ये ऐसा है। बिफोर सेइंग एनीथिंग, खुद को उनकी जगह पे रखो और अंडरस्टैंड करो, देन जजमेंट करो। यही से एक स्कूल ऑफ थॉट बना, इंटरप्रेटिव स्कूल ऑफ थॉट। या इससे जाके एक और स्कूल ऑफ थॉट, हर्मेनॉटिक्स या डबल हर्मेनॉटिक्स। ये जो छोटी छोटी बातें हैं थिंकर्स के साथ जुड़ी हुई हैं, इससे हमारे ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव्स और इंटेलेक्ट डेवलप होता है, जो हमें हेल्प करता है हर सिचुएशन से डील करने के लिए। किन बातों में किस तरीके से डील करें, आंसर राइटिंग कैसे लगे। इसलिए मैं बच्चों को, जब हमारी क्लासेस चलती है, मैं बोलता हूँ इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट सब्जेक्ट ओनली, इट्स नॉट ओनली अबाउट द यूपीएससी और सीएससी और जेकेपीएससी, इट्स ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी। जब हम ऑप्शनल पढ़ के निकलते हैं ना यहाँ से बाहर, और जब हम थॉट पढ़ के निकलते हैं यहाँ से बाहर, आप सेम नहीं होंगे, यू आर नॉट द सेम पर्सन। वो बातें, वो चीज़ें आपने पहले भी देखी हैं, बट उनकी अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप नहीं की है। और बच्चे खुद आके फिर ये बात बोलते कि सर ये चीज़ तो पहले भी होती थी, बस हमने इसको कभी उस तरीके से देखा नहीं और समझा नहीं। तो इसीलिए ये बातें जो हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं,
इनका इंपॉर्टेंस हमारी आंसर राइटिंग में, इनका इंपॉर्टेंस हमारे इंटरव्यू में हेल्प करेगा, और इसकी इंपॉर्टेंस आफ्टर हमारी सिलेक्शन होने के बाद भी हमें हेल्प करेगा। अब पॉइंट, हमें क्या यहाँ पे मिलने वाला है ऐसा जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं? दो बातें सिंपल इन शॉर्ट में बताऊंगा। एक होता है कॉन्टेक्स्ट और दूसरा होता है कंटेंट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब जो यूपीएससी और जेकेपीएससी पूछता है हमसे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के वर्ड्स पूछता है, जान तभी बोलता नॉलेज काफ़ी नहीं है। अब देखो, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज बाय कार्ल मार्क्स, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज बाय कार्ल मार्क्स, क्रिटिकल एग्जामिन द थ्योरी ऑफ द सोशल चेंज बाय कार्ल मार्क्स, क्रिटिकल इवैल्यूएट द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज बाय कार्ल मार्क्स। आगे यही है सोशल थ्योरी कार्ल मार्क्स, लेकिन आगे के कीवर्ड्स चेंज हो रहे हैं। तो अगर आगे के कीवर्ड्स चेंज हो रहे हैं ना, इनका मतलब है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे थ्योरी ऑफ सोशल चेंज बाय कार्ल मार्क्स, लिखो। बट जो सामने के कीवर्ड है, क्रिटिकल इवैल्यूएट, इलूसिडेट, इलस्ट्रेट, एग्जामिन, टू व्हाट एक्सटेंट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, हाउ, इस पे फोकस ही नहीं करेंगे। तो जब इस पे फोकस ही नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट को समझना जो यूपीएससी और जेकेपीएससी हमसे पूछ रही है, एंड देन कॉन्टेक्स्ट के बाद कंटेंट हम क्या प्रोवाइड करेंगे। कंटेंट आप तब अच्छा प्रोवाइड करोगे व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। इफ़ यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट, आप कंटेंट अच्छा नहीं दे पाओगे। तो कॉन्टेक्स्ट से कंटेंट, पूरी स्टोरी जो है वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सिर्फ पढ़ाना नहीं है यहाँ पे, ऑप्शनल को कंप्लीट नहीं करना है, बल्कि ये भी बताना है कि आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों का मैंने देखा है कॉपीज फुल हो जाती हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि हमें आंसर्स लिखने कैसे हैं। 3-4 कॉपीज उनके पास पड़ी होती है, बट हाउ टू डील विद द क्वेश्चन उनको बिल्कुल नहीं पता होता। इसलिए एंड क्या होता है, 500 में से 170, 160, 180 पे सिमट के रह जाते हैं। तो हम क्या काम होगा, कॉन्टेक्स्ट से शुरुआत करेंगे एंड वी विल एंड विद द कंटेंट। दैट्स ऑल अबाउट दिस ओरिएंटेशन क्लास ऑफ द सोशियोलॉजी। जो भी छोटी छोटी बातें थी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। कुछ और चीज़ें अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो आप नीचे सर से पूछ सकते हो या मेरे से नीचे मिल सकते हो, बात कोई भी रिलेटेड डाउट है। हाँ, अगर आप लोग सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू, अगर आप इस बैकग्राउंड के बिल्कुल दूर दूर तक नहीं हो, देखा भी नहीं है, टच भी नहीं किया है यहाँ पे, तो आप क्या करो, 11th 12th से स्टार्ट करो। 11th की 2 और 12th की 2 एनसीईआरटीज आती है। उससे सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि आप जब क्लास में आओगे तो जो टर्मिनोलॉजीज होती है रिलेटेड टू द सोशियोलॉजी, आप थोड़े से फेमिलियर होंगे। बाकी क्लास स्क्रैच से शुरुआत करनी है उन दोनों तरीके के लोगों के लिए, चाहे उन्होंने पढ़ी हुई है चाहे उन्होंने नहीं पढ़ी हुई है। बस एक एडवांटेज मिलेगा थोड़ा सा कि जब मैं उस टर्म को यूज़ करूंगा तो यू आर इन अ सिचुएशन टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड, क्योंकि आपने वो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी होगी वहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ तक? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं हम लोग आगे।